डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello dear students, welcome back to the YouTube channel. I Pragati Kachi and I welcome you at Chaitanya Studio at Dr. Babasaheb Ambedkar Open University Ahmedabad. So we are on a lecture series of business law जिसमें हमने previous lectures में Indian Contract Act के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम Information Technology Act 2000 के बारे में स्टडी करेंगे। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर दैट वुड बी अंडरस्टैंड हाउ द आईटी एक्ट अप्लाइज टू द डे ट्रांजेक्शन्स। जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसमें ये एक्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स एंड इट्स रेमेडीज। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है या हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाती है। तो जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उन सब को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। वी विल डिस्कस द लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड कंप्यूटर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को हम ओवर द इंटरनेट कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्राइवेसी इशूज़ क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। एज वी ऑल नो दैट वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबल विलेज, मीन्स हमारा कनेक्टिविटी इतना स्ट्रांग हो गया है कंट्रीज से। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात कर रहे हैं या किसी भी पर्सन से, हम किसी भी कॉर्नर में बैठकर अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है तो हम किसी से भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन एक्ट आता है जिसमें हम डेटा इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करना है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्गली यूज़ हो रही है तो उसके लिए हम क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस इंफॉर्मेशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। तो लॉ ने हमें बोला है कि लॉ के हिसाब से इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी डेटा हो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमें लॉ ने बोला है कि लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉमनली रिफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो ये कंपनीज क्या थी, पहले ऑफलाइन मार्केट में एग्जिस्ट कर रही थी, जो ऑफलाइन तरीके से बाइंग सेलिंग का काम कर रही थी। कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बदले उनसे सम कंसिडरेशन लेकर अपना मार्केट इस्टेब्लिश इन्होंने किया। लेकिन जब से हमारे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन हुआ है थ्रू इंटरनेट, तो कंपनीज क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपना मार्केट इस्टेब्लिश करने लगी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बाइंग सेलिंग को परफॉर्म करने लगी। तो हमें इस एक्ट में ये बताया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर आता है या इलेक्ट्रॉनिकली डिस्क्लोज हुआ है तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कुछ तो भी गवर्नमेंट ने सोच समझ कर ये एक्ट बनाया होगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए होंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। एंड फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इज द एक्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन इसमें वैलिड माने जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, किसी भी शॉपकीपर से, तो उसके बदले मुझे कुछ कंसीडरेशन पे करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको कैश अमाउंट पे करूं या फिर मैं यूपीआई पे करूं, एनईएफटी करूं, आरटीजीएस ट्रांजेक्शन करूं। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन माय कन्वीनियंस। यह सामने वाली पार्टी की कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है कि हमें जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है वो ऑफलाइन मोड में करना है कि ऑनलाइन मोड में करना है। तो सारे ट्रांजेक्शन जो हम इलेक्ट्रॉनिकली मींस इंटरनेट के मीडियम से करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए
ये एक्ट बनाया गया है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा, ई कॉमर्स हैज रिड्यूस्ड पेपर वर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। पहले क्या होता था, अगर हमको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो कस्टमर क्या मांगता है, हमसे बिल मांगता है, तो हम क्या करते थे कि ऑफलाइन मीडियम में बिल जनरेट करके रिसिप्ट देते थे। लेकिन ई कॉमर्स आने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक बिल मिलता है, तो पेपर वर्क क्या किया है, कम हो गया है। जो ऑडिटिंग होती है वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होती है। तो आईटी एक्ट ने बोला है कि हमें ई कॉमर्स इस्टेब्लिश करना है एवरीवेयर, और सारे वेंडर, शॉपकीपर एंड कस्टमर्स को क्या बोलना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना बाइंग सेलिंग का काम कीजिए। सारे ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली होने चाहिए। उसके दो फायदे होते हैं, डेट एंड टाइम इनबिल्ट आपकी रिसिप्ट्स में आता है, आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि आपने इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म किया है। Objective number 3 is it also gives legal protection to communication and the exchange of information through electronic means। हमारे पास क्या है, दो पार्टीज हैं, ट्रांजेक्शन कोई भी हम करते हैं, दैट इज बायलैटरल ट्रांजेक्शन। तो हमें क्या मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है कि हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने पर्टिकुलर पर्सन से क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ट्रांजेक्शन किया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 is it protects the digital signature that are used for any sort of legal authentication। डिजिटल सिग्नेचर आप सभी को पता होंगे, आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो प्लस डिजिटल सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। तो वही सिग्नेचर जो हम पेन के साथ कॉपी में करते हैं, अगर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 इज इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडिएटरीज बाय कीपिंग अ चेक ऑन देयर पावर्स। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो छोटा ट्रांजेक्शन हो या बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो, सब पे क्या करता है, रेगुलेशन डिसाइड किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 इज इट्स डिफाइंड वेरियस ऑफेंस रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी ऑफ सिटीजन एंड हैंस प्रोटेक्ट देयर डेटा। डेटा प्राइवेसी मेंटेन करने का भी काम किसका है, आईटी एक्ट 2000 का काम है। It also regulates the protect and the sensitive data stored by social media and other electronic intermediaries। हमारे क्या है, सबके सोशल मीडिया अकाउंट से लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हम बहुत सारा डेटा, चाहे वो बिजनेस अकाउंट का हो चाहे पर्सनल अकाउंट का हो, शेयर करते हैं। तो उसका मिसयूज ना हो, या कोई भी पार्टी उस डेटा का मिसयूज करती है या हमारी परमिशन के बिना हमारा डेटा यूज करती है, तो हम किसके पास जा सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर वो ऑफेंडेड होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक एफआईआर कर सकते हैं। टू गिव रिकॉग्निशन टू एनी ट्रांजेक्शन विच इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिकली और यूज ऑफ इंटरनेट। अगर हमने इंटरनेट का यूज करके कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया है तो वो क्या है, रिकॉग्नाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को 10,000 रुपीज कैश दिए, अगर सामने वाली पार्टी मुझे बिल नहीं देती है तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि मैंने 10,000 का ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया है। अगर वही 10,000 रुपीज में यूपीआई के मीडियम से या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से परफॉर्म करती हूँ तो मेरे पास क्या होगी, एक वैलिड रिसिप्ट होगी, मेरे पास ट्रांजेक्शन आईडी होगी कि मैंने पर्टिकुलर पर्सन को 10,000 रुपीज का क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया है। टू मेक मोर पावर टू आईपीओ, आरबीआई एंड इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। तो फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है, उसको स्टॉक मार्केट में खुद को रजिस्टर्ड करना है, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो वो कंपनी क्या करेगी, ऑफलाइन ना जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जाएगी, क्योंकि उसे पब्लिक से पैसा लेना है तो देयर मस्ट बी अ प्रूफ कि हमने पर्टिकुलर पर्सन्स को इतने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, उसके बदले हमने उससे पैसे लिए हैं। तो जो बायलैटरल ट्रांजेक्शन होगा वो क्या होगा, रेगुलेटेड बाय आईटी एक्ट होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कुछ फीचर्स हैं कि ये एक्ट क्यों बनाया गया है, इस एक्ट में क्या क्या नॉर्म्स है और इस एक्ट को हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स के ऊपर बेस्ड है। ई कॉमर्स आप सभी को पता है, जो मार्केट ऑफलाइन अवेलेबल है,
जिसमें हम क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग का काम करते हैं। कुछ प्रोडक्ट सेलर्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर्स होते हैं। अगर वही एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से विद द यूज ऑफ इंटरनेट डिजिटली परफॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में पहले क्या हो रहा था, जैसे कुछ कंपनीज आई लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये लोग स्टार्टिंग में इंडिया के मार्केट में आए तो हुआ क्या, कस्टमर को फेथ जनरेट नहीं था कि अगर हमने प्रीपेड ऑर्डर किया और प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ई कॉमर्स में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर ऐड ऑन होंगे, अगर उन लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनके पास एक राइट होना चाहिए कि वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कंज्यूमर फोरम तक जा सकते हैं। सेकेंड फीचर है हमारा, इट हैज़ ए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंडियन कंपनी से नहीं, यूके या चाइना की कंपनी से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और मैं उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एमआरपी या क्वालिटी XYZ कोई भी इशू आता है, तो मैं आईटी एक्ट के बिहाफ पे इंडिया के बाहर के जुरिडिक्शन सिस्टम पर जाकर भी एफआईआर कर सकती हूँ कि यह प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के ऊपर आरटीआई फाइल कर सकती हूँ। थर्ड फीचर है हमारा, इट डिफाइंस वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द एक्ट लाइक साइबर कैफेज, कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डेटा, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम्स, ईडीसी। सेक्शन 2(1) के अंदर जो हमको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं जिनके ऊपर ये एक्ट 100% एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर सिस्टम नहीं है तो ऑफ कोर्स हमें कुछ काम होगा तो हम साइबर कैफे से आएंगे। अगर वहाँ से हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है या हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे ऊपर केस हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर का नेटवर्क, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस मीडियम से चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से चलती है। देयर मस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसके थ्रू हम सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। हम कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है या किसी भी इंफॉर्मेशन का मिसयूज होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सहारा लेकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। फोर्थ फीचर से हमारा, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द ट्रांजेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड शेज दैट ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में किया गया एवरी ट्रांजेक्शन वैलिड होता है क्योंकि ये क्या होता है, हमारा प्रूफ होता है। It also gives recognition to digital signature and provides method of authentication. आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए आपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड की, आपने अपना आधार कार्ड को क्रेडेंशियल अपलोड किया, आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड किया, तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर होगा ये ऑथेंटिकेटेड होता है कि आपका ही साइन था जिसको आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपलोड किया है। It contains provision related to the appointment of the controller and its power. It also recognizes foreign certifying authorities. It also provides various penalties in case a computer system is damaged by anyone other than the owner of the system. For example, XYZ कंपनी की मैं ओनर हूँ, मेरे पास ऑथेंटिकेशन है कि मेरे सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है, एक पर्टिकुलर फोल्डर है, ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए ड्यू टू एनी सर्कमटेंसेस। अगर मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली हो जाती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने मैनेजर या मैनेजमेंट को बोल सकती हूँ कि आपने क्या किया, मेरी प्राइवेसी ब्रेक की है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर मैं आपको सीओ कर सकती हूँ। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। मीन्स ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनके बिहाफ में हम लड़ाई लड़ सकते हैं विथ यूजिंग द आईटी एक्ट 2000। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा, प्रोवाइडिंग एक्नॉलेजमेंट टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। द मैसेज मस्ट बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तभी वो सुएबल होगा। सेकेंड, असाइनिंग लीगल स्टेटस टू द ई सिग्नेचर एज वेल एज ई रिकॉर्ड्स। हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमने साइन किया है तो वो लीगल स्टेटस की कैटेगरी में आएगा।
सिर्फ बातचीत की है और हमने ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं किया, उसके बेस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा अपॉइंटिंग कंट्रोलर फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अगर दो पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है तो हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे, राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उनके बीच में जिस भी बात से इश्यूज जनरेट हुए हैं वो सारा मैटर जब तक शॉर्ट आउट नहीं होता वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। या किसी ने हमारी प्राइवेसी ब्रेक की है, हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिकली रिवील किया है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, आरटीआई फाइल कर सकते हैं। बाइंडिंग बाय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं तो वहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऑथेंटिक हो, एप्रोप्रिएट हो। फॉर्मेशन ऑफ साइबर रेगुलेशन एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर दो पार्टीज सेटिस्फाइड नहीं है एक दूसरे से या फिर इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, एक सुपीरियर बॉडी ने उनका लड़ाई झगड़ा मैटर शॉर्ट आउट करके बोला कि आप एक दूसरे को कॉम्पनसेट करो, अगर वो इस चीज़ से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसके ऊपर वाली जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके पास जाकर अपने मैटर को कर सकते हैं शॉर्ट आउट, ठीक है। अब प्रोविजंस क्या हैं आईटी एक्ट की वो हम समझेंगे। तो आईटी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल मैंने पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरा, फॉर एग्जांपल एमपी व्यापम, ठीक है। मुझे एग्ज़ाम देना था तो मैं ऑफ कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगी और एप्लीकेशन फॉर्म में मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद में एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की सारी टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद चेक बॉक्स में क्लिक करूंगी दैट आई हैव एक्सेप्टेड ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑन बिहाफ ऑफ दिस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगी, अपना साइन अपलोड करूंगी, किस फॉर्म में, डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म में करूंगी। तो डिजिटल सिग्नेचर का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एप्लीकेंट हूँ, मैंने अपना डिजिटल साइन बनाया, ठीक है, तो मैंने उसको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर मैंने उस सर्वर में अपलोड किया तो मेरा साइन तो रिसीवर के पास चला गया, तो ये हम दोनों के बीच में क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, सेम मास्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा कि ये एप्लीकेंट है जिन्होंने हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो बायलैटरल ट्रांजेक्शन हमारे बीच हुआ, मैं कुछ अमाउंट पे करूँगी एज अ एप्लीकेशन फीस। तो ये जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हुआ है वो क्या होना चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली रिवील होती है, मीन्स मेरी प्राइवेसी ब्रेक हो जाती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्यू कर सकती हूँ कि विदाउट माय परमिशन आपने क्या किया है, मेरी प्राइवेसी को ब्रेक किया है। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में क्या होता है, हम डिजिटली पेन से डायरेक्टली साइन करते हैं, और इसके पहले जो हमने समझा उसमें क्या करते हैं, हम पेन से साइन करते हैं और उसको जेपीजे या फिर पीडीएफ फाइल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लाइव होते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर हमें, जैसे मैं बहुत बड़ी फर्म हूँ, डेली टू डेली मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट पे मैं साइन करूँ, तो मैंने अपने पीए मीन्स पर्सनल असिस्टेंट को बोला कि मैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको अथॉरिटी दूंगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो आप इसको यूज़ करके हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट टर्म है हमारा ऑडिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब जैसे मैं मेरी एक फर्म है, डेली टू डेली बहुत सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन्स की मैं क्या बनाती हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हूँ, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट बना रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हूँ, बैलेंस शीट बना रही हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट है मेरे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये सब मैंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बनाए हैं और मैनुअल भी बनाए हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे पास होंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उन सब का क्या करना पड़ेगा, ऑडिटिंग करना पड़ेगा। तो आईटी एक्ट में बेसिकली क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू परफॉर्म होती है या कोई भी ट्रांजेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिकली हम परफॉर्म करते हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है एक ओनर के पास,
ठीक है, जो सोर्स है, दूसरा एप्लीकेंट के पास या यूज़र के पास होता है। इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। उसमें से कोई भी चीज़ वायलेटेड होती है तो आप क्या कर सकते हो, आरटीआई एक्ट के थ्रू सेफ जोन में जा सकते हो। तो ये जो साइबर लॉ बनाया गया है, ये साइबर अटैक्स को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो दिस लॉ इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ साइबर स्पेस इज टर्म एज अ साइबर लॉ। साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों की बातें की गई है इसमें। तो जो हमारा साइबर स्पेस है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? साइबर का मतलब है कंप्यूटर जनरेटेड, कंप्यूटर के अंदर आएगा आपका नेटवर्क आएगा, इंटरनेट आएगा, वेबसाइट्स आएंगी, ईमेल्स आएंगे, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस आएंगी, सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ हार्ड डिस्क होंगी, स्टोरेज डिवाइस होगी, एटीएम मशीन्स होंगी, मोबाइल फोन्स होंगे और सिस्टम्स होंगे। तो साइबर का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स, और कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स में क्या आते हैं हमारा, सबसे पहले तो नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क इज लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर्स होने चाहिए, बिना कंप्यूटर्स के आप अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, दैट इज सॉलिड स्टेट डिवाइस। कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे, कुछ हार्डवेयर्स होंगे। इंटरनेट, वेबसाइट, वेब पेज, ईमेल, ये सारी चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, साइबर स्पेस बोलते हैं। तो ये साइबर स्पेस का यूज़ करके आज की डेट पे हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं। मीन्स जो ई कॉमर्स बिजनेस है ये साइबर स्पेस पर ही डिपेंडेड होता है। आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रोडक्ट, अगर आपको इसको वेबसाइट पर अपलोड करना है तो आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स इसका एक अच्छा सा इमेज निकालोगे, उसको प्रोडक्ट लिस्ट में मोबाइल फोन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कैटेगरी में जाकर आप उसको अपलोड करोगे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये साइबर स्पेस के थ्रू ही आप परफॉर्म कर पा रहे हो। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्ट है वो साइबर स्पेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ऑफलाइन आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करते हो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। ओके, सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स दैट इंक्लूड्स। अब साइबर क्राइम का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, मे बी किसी का अकाउंट अगर कभी हैक हुआ होगा तो आपने साइबर लॉ की मदद से अपने आप को सेफ जोन में ले जाने की कोशिश भी की होगी। तो साइबर क्राइम्स होते क्या हैं? साइबर क्राइम्स आर अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी को लॉ ने बोला है लाइक कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है, सिफोनिंग ऑफ फंड्स, कंप्यूटर वैंडलिज्म और ट्री पासिंग, ट्रांसमिटिंग हार्मफुल कंटेंट और प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ओनर ऑफ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, मैं अपनी यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कंटेंट बनाती हूँ, मेरी फ्रेंड का भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी कंटेंट बनाती है, बट मैं थोड़ी सी लेजी हूँ। मैंने क्या सोचा कि यार उसका कंटेंट है वो मैं कॉपी करके अपने चैनल में अपलोड कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक होती है। मेरी फ्रेंड को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो उसने क्या कर दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया। मीन्स दूसरे का कंटेंट चुरा कर अगर मैं अपने चैनल में अपलोड करूंगी, मतलब मैंने क्या किया, कॉपी किया, तो पर्टिकुलर पर्सन क्या कर सकता है, हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकता है। तो जो साइबर क्राइम होते हैं वो हमारे कॉपीराइट, सिफोनिंग ऑफ फंड्स, कंप्यूटर वैंडलिज्म, ट्री पासिंग, ट्रांसमिटिंग हार्मफुल कंटेंट के अगेंस्ट होते हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। दूसरा साइबर क्राइम होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और पाकिस्तान से एक पर्टिकुलर मिस्टर एक्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर साइबर अटैक करूं, कुछ डेटा मैं वहाँ से स्टील करूं। तो उसने क्या कर ली, यहाँ की वेबसाइट हैक कर ली। अब यहाँ की वेबसाइट हैक करने के बाद बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जो कॉन्फिडेंशियल था, जो यूनिवर्सिटी पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहती थी, वो उस हैकर के पास चला गया। तो ऐसे क्राइम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे क्राइम को हम बोलेंगे क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगेंस्ट द पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वाई हैं, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है और वो पब्लिक फिगर है। तो अगेन उनके अकाउंट के ऊपर क्या हो गया, हैकिंग हो गई। हैकिंग होने के बाद जो ओनरशिप है या जो अकाउंट मेंटेन करने की ऑथेंटिसिटी है वो हैकर के पास चली जाती है। तो साइबर क्राइम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द गवर्नमेंट बॉडीज एंड अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज लाइक कॉपीराइट, हमारा पेटेंट है उसके अगेंस्ट क्या हुआ, एक साइबर क्राइम हुआ। ओके,
व्हाट डज आईटी एक्ट इनेबल? आईटी एक्ट करता क्या है? आईटी एक्ट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है, एक कॉमन मैन को प्रोटेक्ट करता है। ये सीधी सी बात है कि जितने टाइप के साइबर क्राइम होंगे उतने ही टाइप के साइबर क्राइम को रोकने के एक्ट होंगे। ओके, आईटी एक्ट को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं ग्लॉसरी। लाइक साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? स्टॉक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करके हम क्या करते हैं, उसके बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक करना। ई कॉमर्स का मतलब हमने समझा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स। साइबर एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हो। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हम आईटी एक्ट को कैसे समझेंगे। आई होप आपको आईटी एक्ट समझ में आया होगा। यू लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन वे। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन मेल अस एट pragati.kachi@bao.edu.in। थैंक यू, हैव अ नॉलेजफुल डे अहेड, बाय। स्वाध्यायः परः